बीजेपी ने अपने नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन कर दिया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में कुल 11 नेताओं को जगह दी गई है। इसी के साथ ही पार्टी ने 15 सदस्यीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया सहित कई नए चेहरों को जगह मिली है। संसदीय बोर्ड की बीजेपी की सबसे ताकतवर कमेटी मानी जाती है और इस बार बदलावों से बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी का फोकस देश के हर कोने के कार्यकर्ताओं पर है। बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की नई टीम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की 11 सदस्यों वाली संसदीय बोर्ड की टीम में इस बार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी से सीनियर लीडर सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में शामिल किया गया है। संसदीय बोर्ड को बीजेपी की सबसे ताकतवर कमेटी माना जाता है और इस बार संसदीय बोर्ड में न सिर्फ बीजेपी के संगठन की ताकत दिखती है, बल्कि विविधता पर भी पार्टी का जोर नजर आता है। पार्टी ने नए संसदीय बोर्ड में पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव को अहमियत देते हुए उन्हें काम का इनाम दिया है। पार्टी को मजबूत बनाने में अपना जीवन लगाने वाले बीएस येदियुरप्पा, सत्यनारायण जटिया और के लक्ष्मण जैसे लोगों को पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी में जगह मिली है। वहीं पार्टी ने विविधता पर भी फोकस किया है। पूर्वोत्तर से पहली बार सर्बानंद सोनोवाल, दक्षिण से येदियुरप्पा और के लक्ष्मण के अलावा एक सिख इकबाल सिंह लालपुरा को जगह दी गई है। वहीं सुधा यादव को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। सुधा यादव एक सेल्फ मेड राजनीतिज्ञ हैं, जिनके पति करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। उन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल कर बीजेपी ने संदेश दिया है कि महिलाओं और आर्म्ड फोर्सेस के परिवारों का सम्मान पार्टी में काफी ऊंचा है। पार्टी ने दक्षिण और पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व को भी तरजीह दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हुए सत्यनारायण जटिया उज्जैन से 7 बार के सांसद रह चुके हैं। वे राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अनुसूचित जाति से आने वाले सत्यनारायण जटिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2023 पर नजर नहीं छोड़ेंगे कसर। जी हां, सही सुना आपने, 2023 पर नजर नहीं छोड़ेंगे कसर। इसी संकल्प के साथ भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज का साफ संदेश था कि जीत बड़ी होनी चाहिए और बड़ी जीत को हासिल करने के लिए बड़े इरादे की जरूरत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की बैठक में सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को 2 टूक कहा है कि काम करिए, क्योंकि बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। सीएम की इस नसीहत का साफ मतलब है कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए ग्राउंड पर मेहनत की जरूरत है और सभी को मिलकर काम करना होगा। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की पहली बड़ी बैठक में सांसद और विधायकों को सीएम शिवराज की बड़ी नसीहत मिली है। नसीहत ये कि वक्त निकालिए और काम करिए, क्योंकि बूथ को मजबूत करने से जरूरी और कोई काम नहीं। दरअसल निकाय चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि 16 की 16 मेयर सीटों पर पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन इस बड़ी जीत से बीजेपी कुछ कदम दूर रह गई। 100% सक्सेस रेट की उम्मीद थी, लेकिन 74% ही हासिल हो सका। बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस को 5 और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली। पहले 16 निगमों में बीजेपी के मेयर थे, इस लिहाज से पार्टी को 7 सीटें गंवानी पड़ गई। हालांकि बड़ी तस्वीर की बात करें तो निकाय चुनावों में बीजेपी का वोट परसेंटेज अच्छा रहा और बंपर पार्षदों को भी जीत मिली है। लेकिन पार्टी की बड़ी बैठक में ये बात जरूर सामने आई है कि चुनाव में कुछ कमी रह गई। सीएम ने विधायक और सांसदों को 2 टूक कहा कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि विधायक सिर्फ तय इलाकों तक सीमित न रहें, बल्कि हर बूथ पर जाएं।
सीएम ने यह भी साफ कह दिया कि अगर किसी ने पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उस पर विचार करना होगा। उधर बैठक में नेताओं को सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दी गई। हालांकि पार्टी के मुताबिक निकाय चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर करीब 50% रहा है, जो बड़ी जीत है, लेकिन पार्टी का फोकस अब हर बूथ पर है। ऐसे ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव में और जो वोट शेयर की बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर की है, बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से, आज उसकी समीक्षा भी हमने की है। नगर निकाय में पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73% यानी लगभग 50% तक हम पहुंच गए हैं। नगर परिषद के चुनाव में भी हम 50% के लगभग हमें वोट शेयर मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत। बीजेपी की बड़ी बैठक में सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को टास्क भी दे दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तकनीक का फायदा उठाने के लिए भी प्लानिंग की है। बीजेपी अब मोबाइल ऐप सिस्टम से बूथ पर जमीन मजबूत करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी ने एक मोबाइल ऐप तैयार कराया है जिसका नाम सरल ऐप है। बैठक के दौरान इस ऐप का प्रेजेंटेशन तक दिया गया। ऐप के जरिए सांसद और विधायकों से कमजोर बूथों की जानकारी भी मांगी जाएगी। कमजोर बूथों के कम से कम 30 मतदाताओं की पूरी जानकारी देनी होगी। इस ऐप में हर बूथ की जानकारी होगी, यहां तक कि मतदाता की जाति की जानकारी भी दर्ज रहेगी। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के मोबाइल ऐप को लेकर निशाना साधा। एक तरफ जहां बीजेपी पंचायत चुनावों में बम्पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि नतीजों से बीजेपी निराश है। जो नगरीय निकाय नगर पंचायत के चुनाव आए, उसमें जहां 16-0 से 2015 में कांग्रेस शून्य पे थी, इस बार लगभग 8-9 जगह कांग्रेस के मेयर्स जीत के आए और सब जगह हुआ है। और कहीं जहाँ भी जीते हैं ये, तो दो ही चीज़ से इन्होंने बनाए, डरा के या खरीद के। 23 में निश्चित तौर पर इन सब बातों को लेकर एक जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की सरकार के साथ है, डैम टूट रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के बांध टूट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये डरे हुए हैं और निश्चित तौर पर सांसद, विधायक को बूथ के ऐप पे बिठा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि कितना कुछ भी कर लें, सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनेगी। सीएम शिवराज ने इस बैठक में एक बड़ा ऐलान भी किया। जो जमीनें माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई हैं, वहां स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। जाहिर है, ऐसे दावों और वादों की अभी तो सिर्फ शुरुआत है। 2023 का रण जितना करीब आता जाएगा, सियासी हलचल और बयानबाजी भी तेज होती जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस शुरू कर दिया है और जल्द ही पचमढ़ी में भी एक बैठक होने वाली है। शरद श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। और आखिरकार कयासों पर बीजेपी ने फुल स्टॉप लगा दिया। छत्तीसगढ़ में विपक्ष को नया नेता मिल गया। नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। रायपुर में विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी ने धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। इससे पहले विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तब से ही इस बात की चर्चा की थी कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं, और हुआ भी वही। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस को टक्कर दे पाए। लिहाजा पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ को विपक्ष का नया नेता मिल गया है। पार्टी विधायक नारायण चंदेल को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष चुना है। रायपुर में विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगा दी गई। बैठक के बाद खुद नारायण चंदेल ने इसका ऐलान भी कर दिया। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से विधायक हैं। चंदेल ने अपना राजनीतिक जीवन 1980 से शुरू किया था। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। नेता प्रतिपक्ष के लिए नारायण चंदेल की दावेदारी पहले भी सामने आ चुकी है, हालांकि तब उन्हें मौका नहीं मिला था। माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है।
सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद नारायण चंदेल ने ये जता दिया कि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर में नजर आएंगे। एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। नारायण चंदेल को धर्मलाल कौशिक की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। विधायक दल की बैठक के बाद नए बदलावों को लेकर सर्वसम्मति और एकजुटता दिखाने की कोशिश भी दिखी। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नेता चयन होता है तब तक उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मत हो कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। छत्तीसगढ़ के वोटरों का बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। पिछले विधानसभा चुनावों में इस वर्ग ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस में शीर्ष नेताओं में भी अब ऐसे ओबीसी नेता हैं जो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नया नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी वर्ग से ही चुना है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम की कमियों की वजह से जो हालात बने, उसके बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की काफी बातें चली। मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज भी हालात ढाक के 3 पात ही नजर आते हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो हेल्थ सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीमार पत्नी को कंधे पर लाद कर अगर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि हेल्थ सिस्टम मजबूत है? बीमार पिता को हाथ ठेले पर अस्पताल लाने की नौबत आए तो कैसे कहा जाएगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है? सरकारी अस्पताल में पत्नी की डिलीवरी से पहले ही पिता को बच्चा दे दिया जाए तो कैसे माना जाए कि अब स्वास्थ्य विभाग सजग है? मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की यही व्यथा है। कोरोना काल का दर्द झेलने के बाद तो दावा यह किया जाता है कि जनता की सेहत प्राथमिकता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी बयां करती हैं। डिंडौरी के अमरपुर विकास खंड के भरकुंडा टोला में एक महिला की तबीयत बिगड़ी तो एम्बुलेंस तक नसीब न हुई। जंगली रास्तों पर पति अपनी पत्नी को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचा। भिंड में एक आदमी की तबीयत बिगड़ी तो बेटे ने अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन किया। एम्बुलेंस तो नहीं मिली, बेटे को हाथ ठेले से पिता को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। दमोह में तो हद ही हो गई। सरकारी अस्पताल में महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। वार्ड के बाहर बैठे परिजनों के पास नर्स बच्ची लेकर आई और कह दिया कि महिला को बेटी हुई, इसे संभालिए और ब्लड सैंपल की जांच कराइए। बाद में पता चला बच्ची किसी और महिला की थी। उस महिला की तो अभी डिलीवरी तक नहीं हुई।
लापरवाही का आलम ये कि सब हैरान रह गए। नहीं किया, जब डिलीवरी हुई नहीं थी अपनी उतने पीरियड में 2:30 बजे की, अपनी 3 बजे के बाद हुई डिलीवरी। अच्छा, आधे घंटे के अंदर ही बाद में हुआ। अच्छा, बाद में हुआ और बहुत देर तक लिए भी रहे गुड़िया, 10 मिनट तक दीदी। अच्छा, आपकी दीदी? हाँ, ला रही 10 मिनट तक, यहीं बैठी रही सामने। तो हुआ बेटा? हाँ, फिर बेटा हुआ, बेटा दिया। हमने अपनी मिसेज से भी पूछा, कह ले अपनी नहीं, हमने बाद में ऐसा तो नहीं हमने कि कुछ वो हो, कह ले नहीं हम तो होश में थे और सब क्लियर है। सवाल सिर्फ इन चंद घटनाओं का नहीं बल्कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग के दावे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आमिर खान के फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट का अभियान चला। उसके बाद फिल्म के समर्थन में अभिनेता अर्जुन कपूर का बयान ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक के कई सेलिब्रिटी फिल्म के समर्थन में अपील करते हुए नजर आए। इसी बीच अपने फिल्मी करियर को लेकर अधर में झूल रहे अर्जुन कपूर ने लाल सिंह चड्ढा के समर्थन में सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में धमकी भरे अंदाज में कहा कि फिल्म के बायकॉट पर चुप रहकर हमने गलती की। बोनी कपूर के लाडले का बयान जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गया। इस आग से बीजेपी को अपनी राजनीति मशाल की लौ को और तेज करने का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अर्जुन कपूर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकाए ये अच्छा नहीं, जनता को धमकाने की जगह अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें। नरोत्तम मिश्रा ने अर्जुन कपूर से पूछा कि जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के वो हिमायती हैं, उनके किसी धर्म पर वो फिल्म बनाने की हिम्मत रखते हैं। अब कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाए ये तो अच्छा नहीं मानता मैं। अगर जनता को धमकाने की जगह वो अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, अपने अभिनय पे ध्यान दें, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा है। और मेरा एक उनसे सवाल है कि क्या कोई उनमें हिम्मत, या वो जिनके हिमायती हैं टुकड़े टुकड़े वालों के, उनमें किसी में हिम्मत है जो किसी और धर्म पर फिल्म बना सके और धर्म के लिए अपमानित शब्द बोल सके और धर्म के देवताओं को नीचा दिखा सके? सिर्फ हम ही सनातनी लोगों के साथ में ऐसा करके फिर जनता को धमकी देते हो बाईकाट के ऊपर। इंतजार करो आप भी अर्जुन जी, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जब लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान और अर्जुन कपूर को निशाने पर लेकर बीजेपी ने हिंदू हित की बात कही, तो अपने दामन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का दाग लिए छवि बदलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस की तरफ से बयान आना भी लाजमी था। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने बीजेपी की तरफ से आए इस बयान को मर्यादा को लांघने वाला बताया। मैं शब्द गंदे नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्या करूं, उनको इतना भी नहीं सोचता कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उस नेता का लेवल कितना है। क्योंकि भाजपा के संस्कार ही ऐसे हैं कि उनके छोटे से छुड़वैया नेता से लेके बड़ा नेता भी जिस तरह से व्यंग्यात्मक और ताने के माध्यम से, ताना और व्यंग्यात्मक चलता है, लेकिन जो भाषा का लोग उपयोग करते हैं हम उस नीचता तक नहीं जा सकते। और जो उन्होंने जो भी भाषा का अर्जुन कपूर या अनिल कपूर जिसका भी उदाहरण दिया है, तो फुल नौटंकी तो उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं बैठ बैठ के। कहते हैं राजनीति का कोई रंग नहीं होता, लेकिन हमारे देश में हर मुद्दा राजनीतिक रंग ले लेता है, जिसे राजनीति पार्टियां और उसके नेता अपने अपने नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसे भुनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सिनेमा पर शुरू हुई ये राजनीति कितने रंग बदलती है ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मूसलाधार बारिश ने एमपी को बेबस कर दिया। प्रदेश पानी पानी है, कई जिलों में बाढ़ की हालात हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, डैम के गेट खोले जा रहे हैं, सड़कों पर सैलाब है, शहर कस्बों में जल भराव की स्थिति है, जल प्रहार है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। पानी की मनमानी से कैसे आखिर बेहाल है जिंदगानी, देखिए। प्रदेश में भारी बारिश ने बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है।
नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा और चंबल उफान पर चल रही हैं। भोपाल में 2 दिन से लगातार तेज बारिश के बाद आज जाकर बारिश थमी। भोपाल से गुजरने वाली कलियासोत नदी उफनाने से दामखेड़ा और मर्दाना टोला में परिवार को स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। श्योपुर में सुंडी और साढ़ गांव पानी से घिरकर टापू बन चुके हैं। रायसेन में नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर पानी भर गया, जिसकी वजह से विदिशा से संपर्क टूट चुका है। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। नदी में बढ़ते जल स्तर के बाद मोरटक्का पुल को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक एहतियात के तौर पर पुल के ऊपर से आवागमन बंद किया गया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरदा जिले में कुछ दिनों पहले तक राहत लगने वाली बारिश अब आम जन के लिए परेशानी और आफत का सबब बनती जा रही है। निवाड़ी में भी भारी बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है। तेज बहाव के चलते हर तरफ जल भराव के हालात हैं। ऐसे में एक चरवाहा टापू पर फंस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये चरवाहा जानवर चराने के लिए नदी के पास गया था और तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। बिल्कुल सावन के दिन। अच्छा, कितनी बकैयाँ थी? 6 नंग। क्या नंग आए हुए तुम्हारे संग? ये कहा 5 नंग। सीहोर जिले में भी आसमान से आफत बरस रही है। बारिश की वजह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यहां एक गांव में शव का अंतिम संस्कार ग्रामीणों ने अपनी जान दांव पर लगाकर किया। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट जारी कर चुका था। हालात बिगड़े जरूर हैं, लेकिन फिलहाल इसे काबू में कहा जा रहा है। ऑपरेशन कारम डैम के वॉरियर्स को सीएम शिवराज ने सम्मानित किया। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, देखिए आप भी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार के कारम डैम फूटने के दौरान काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पोकलेन मशीन ऑपरेटर शिव कुमार कोल, पप्पू कुमार महंती, संजय भारती, मोहम्मद सैयद आलम, रमेश कुमार कोल, प्रमोद कुमार, सूरज कुमार, नीतीश कुमार, अमित, जय सिंह को सम्मानित किया। साथ ही बांध का सेल्यूलर वॉल खोलने वाले विजय पाल सिंह समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच की कमेटी गठित है। जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर न कार्रवाई की जरूरत होगी, वह कार्रवाई भी करेंगे। उसमें भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन आज तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने कमेटी का बोला, कमेटी बन गई है और हर बिंदु पर जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कारम डैम मामले पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि हम तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बेहतर मैनेजमेंट से हम बड़ी जान माल हानि की घटना को टाल सके। बहुत खतरनाक स्थिति, हम बहुत डर रहे थे, लेकिन हमारे सुपरवाइजर सर हमें आदेश दिया कि दूसरे की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। कारम बांध डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर डैम का वॉल्व खोलने वाले विजय पाल सिंह के मुताबिक उस दौरान हम सभी डरे हुए थे, लेकिन हर समय बस यही ख्याल मन में आया कि हजारों लोगों की जान हमें बचानी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कारम डैम में बढ़िया मैनेजमेंट करने और अपनी मेहनत से हजारों लोगों की जान बचाने वालों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।